नमस्कार साथियों। मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास 11 सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूक्रेन ने रूस में लगभग 4000 किलोमीटर अंदर तक घुस करके इनके बहुत सारे एयरक्राफ्ट को, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट थे, बॉम्बर थे, उनको उन्होंने तबाह कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर विश्लेषण करेंगे और साथ में हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि आगे क्या रास्ता खुला हुआ है। क्या पुतिन पलटवार करने वाले हैं? क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? क्योंकि कुछ इसी तरह के स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं रूस की तरफ से। तो हम लोग इन सभी चीज़ों के ऊपर, इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को हम लोग जान लेते हैं। दरअसल यूक्रेन ने महज 50 लाख रुपये के ड्रोन से रूस के 60,000 करोड़ के स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट खाक करने का दावा किया है। ये ड्रोन अटैक रूस के 5 एयरबेस पर हुए। इनमें से एक तो 6,000 किलोमीटर भीतर स्थित है। सोचो, 6,000 किलोमीटर अंदर स्थित है, यानी कि मेनलैंड रशिया में जा करके यूक्रेन ने इन एयरक्राफ्ट्स को उड़ा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि वो इस ऑपरेशन की तैयारी लगभग दिसंबर 2023 से कर रहे थे। अब 6,000 किलोमीटर अंदर तक घुसकर यूक्रेन ने ड्रोन्स की मदद से रूस के लगभग 60,000 करोड़ के हथियार को नष्ट कर दिया है। 1 जून की सुबह रूस के 5 अलग अलग एयरबेस के नज़दीक कुछ कंटेनर नुमा ट्रक आकर रुकते हैं। 1 जून की बात है ये। आज हो गया लगभग 4 जून। आज 4 जून है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रूस की तरफ से किसी तरह का कोई पलटवार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रूस ने वैसे जवाब तो दिया है, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट हमारे सामने आ रहे हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट रूस के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा रहा है, वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध ना छिड़ जाए। हो सकता है न्यूक्लियर वार ना हो जाए। तो ये काफ़ी गंभीर मामला होने वाला है। अब 1 जून की सुबह रूस के 5 अलग अलग एयरबेस के नज़दीक कुछ कंटेनर नुमा ट्रक आकर रुकते हैं। इनमें से एक ट्रक ओलेनिया में रुकता है, दूसरा इवानोवो में, तीसरा डाइगिलेवो में और चौथा बेलाया में और पांचवा अमूर में। पांचवा जो कि अमूर स्थित है, ये लगभग 6,000 किलोमीटर दूर है यूक्रेन रशिया की सीमा से। तो धीरे से इन कंटेनर की छतों को खोली जाती हैं और मधुमक्खियों की तरह एक एक करके इनमें से ड्रोन निकलने लगते हैं। इन ड्रोनों ने 5 रूसी एयरबेस में खड़े A-50, ये उनके विमान का नाम है, रशियन विमान का नाम है, TU-95, TU-95 और TU-22, मतलब ये काफ़ी खतरनाक विमान माने जाते हैं और ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं। दिस आर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स। तो रूस के लगभग 40 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स में से, जिसमें से AU-50, TU-95 और TU-22 जैसे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया जाता है। अब इन हमलों में रूस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेन की SBU सिक्योरिटी सर्विसेज के मुताबिक इन हमलों में 41 एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया गया था। इनमें से TU-95 और TU-22 जैसे पारंपरिक और परमाणु हमले में सक्षम एयरक्राफ्ट हैं और A-50 जैसे जासूसी वाले एयरक्राफ्ट शामिल हैं। तो ये रूस के एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक हथियार था रूस का, जिसको यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। इस हमले से रूस को करीब $8 बिलियन का नुकसान होने की संभावना है। करीब करीब 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपये के नुकसान होने की संभावना इसमें बताई जा रही है। और साथ ही रूस के हवाई बेड़े में मौजूद 34% स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल कैरियर्स को भी नुकसान पहुंचा चुका है। यानी कि ये हमला बहुत बड़ा हमला था और इस हमले में रूस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। करीब करीब 8 से 9 बिलियन डॉलर का नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। अब इस ऑपरेशन को यूक्रेन ने किस प्रकार से प्लान किया, ये भी बहुत ही अहम बात है और इन ऑपरेशन से भारत को भी सीखना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा हमला था रूस के ऊपर।
और इस तरह के हमले भारत में भी कराए जा सकते हैं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा या फिर चाइना के द्वारा। इस तरह के टैक्टिक्स को अपनाया जा सकता है, लेकिन भारत को इन सभी चीज़ों से सीख लेना पड़ेगा। भारत को इस तरह के जो हमले हुए हैं इससे हमें कुछ सीखना पड़ेगा। हमें अपने डिफेंस सिस्टम को थोड़ा और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, ताकि इस तरह के हमले हमें अपने भारत में देखने को ना मिले। और यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को किस प्रकार से प्लान किया था उसको अगर हम लोग देखें तो यूक्रेन ने रूसी खुफिया एजेंसी के एफएसबी के पास एक ऑफिस लिया और वहाँ एक एजेंट उन्होंने तैनात कर दिया। हालांकि इस तरह का न्यूज़ वैसे सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए हम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब अंदर की क्या बातें हैं वो तो हमें नहीं पता, वो शायद किसी को नहीं पता। इतना खुफिया तरीके से इन ऑपरेशंस को करा गया था कि शायद ये यूक्रेनियंस को ही पता होगा या फिर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की उनको ही पता होगा। तो हम सभी के सामने जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि यूक्रेन ने रूसी खुफिया एजेंसी के एफएसबी के पास एक ऑफिस लिया था और वहाँ पर उन्होंने एजेंट्स को तैनात कर दिया था। फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि एफपीवी ड्रोन्स बनाए गए थे। तो इस हमले के लिए एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। एफपीवी यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू, दिस इज फर्स्ट पर्सन व्यू। तो फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि एफपीवी ड्रोन्स बनाए गए थे। ये ड्रोन्स काफ़ी सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। विस्फोटक और कैमरा लगे इन ड्रोन्स को खास तौर से बनाए गए थे। लकड़ी के बक्से में इन्हें सेट किया गया था, जिन्हें ट्रकों पर लाद कर ले जाया गया था। इन ट्रकों को खुफिया तरीके से रूस में पहुंचाया गया। बाद में इन्हें रूसी एयरबेस के आसपास से लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्पाइडर वेब रखा गया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में 117 ड्रोन्स और उतने ही ऑपरेटर्स ने काम किया है। जिन लोगों ने रूस में रहते हुए इन ऑपरेशंस में मदद की उन्हें ऑपरेशन के बाद सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के द्वारा। ड्रोन्स में कैद वीडियो फुटेज को यूक्रेन भेजने के लिए रूसी मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से ज़्यादातर वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। आप सभी लोग इन वीडियोज़ में, इन फुटेज में ये हमला को देख सकते हैं और इन हमलों में हमें ये दिख रहा है कि कितने सारे विमान रूस के नष्ट कर दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि रूस ये हमला रोक क्यों नहीं पाया, रशिया ये हमला रोक क्यों नहीं पाया। इनके दो मुख्य कारण हमारे सामने आते हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने बहुत नीचे उड़ान भरी थी और डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी और ऊंचाई से आ रहे ऑब्जेक्ट्स को तबाह करने में सक्षम होता है। और इनके जो ड्रोन्स थे वो काफ़ी नीचे से आ रहे थे और नीचे से आने की वजह से इन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका, जिस वजह से उन्हें पता नहीं चल पाया कि उनके ऊपर ड्रोन्स की मदद से हमला किए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिल पाया और हमलों में इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स को हवाई अड्डों के बेहद नज़दीक से लॉन्च किए गए थे और ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम के पास इन्हें रोकने का समय ही नहीं बचा था, जिस वजह से रूस की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ये हमला रोकने में नाकाम हो गया। अब आगे पुतिन के पास क्या विकल्प बचा है? क्या पुतिन के पास पलटवार करने का कोई विकल्प बचा है या नहीं बचा है? क्या पुतिन पलटवार करने वाले हैं? इनके ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के ड्रोन अटैक को आतंकी हमला बताया है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में ये मुमकिन है कि वे यूक्रेन पर पलटवार की योजना बना रहे हैं। उनके पास कुछ विकल्प हैं। उन विकल्पों में से यानी कि अगर हम लोग विकल्प के ऊपर चर्चा करें तो आने वाले समय में रूस यूक्रेन पर ड्रोन अटैक बढ़ा सकता है। ऑरिशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल से एक साथ 6 टारगेट हिट किए जा सकते हैं। वैसे न्यूज़ में यह भी आ रहा था कि रूस ने ऑरिशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है। हालांकि इन खबरों की पुष्टि मैं नहीं करता,
लेकिन सोशल मीडिया पर ये वाला न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था, तो शायद उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं करा है, और शायद हो सकता है कि उन्होंने ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर लिया है। ये बहुत ही ख़ास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जिसमें से 6 टारगेट हिट करे जा सकते हैं। 6 इस प्रकार से, यानी कि एक मतलब मिसाइल तो एक ही लॉन्च हुआ, और एक के लॉन्च होने के बाद जब ये अपने टारगेट तक पहुंचता है तो ये 6 हिस्से में बढ़ जाता है, यानी कि इसमें जो वार हेड्स होते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि ये 6 अलग अलग टारगेट को ये हिट करता है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और साथ में ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है ये मिसाइल। तो हो सकता है कि रूस अपने इस स्ट्रैटेजिक हथियार का इस्तेमाल करे, ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करे। 4 मई को रिलीज एक डॉक्यूमेंट्री में पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नौबत अभी नहीं आई है। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री में पुतिन के द्वारा ये कहा गया है कि यूक्रेन के खिलाफ जो है परमाणु हथियार, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, उनको इस्तेमाल करने की नौबत अभी तक नहीं आई है। यानी कि रूस जो है यूक्रेन से बिना न्यूक्लियर मिसाइल के इस्तेमाल किए ही निपट सकता है, ये संदेश दिया जा रहा है। ये रशियन एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें ये बताया गया है। और पुतिन ये भी कहते हैं कि इस तरह की नौबत भविष्य में ना ही आए तो बेहतर है। लेकिन क्या ये मौका, यानी कि ये 4 मई को ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करी गई थी पुतिन के द्वारा, तो इस बात से ये तो लगभग स्पष्ट हो जाता है कि रूस अभी किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर मिसाइल या फिर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करने वाला है, यानी कि न्यूक्लियर युद्ध अभी नहीं छिड़ेगा। अगर हम लोग देखें तो इस अटैक को रूस का पर्ल हार्बर मोमेंट मान रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया इसको, जिस प्रकार से पर्ल हार्बर के ऊपर जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया था, और अमेरिका का जो वो सैन्य अड्डा था उनमें से उनके बहुत सारे हथियार को नष्ट कर दिया था, और जिस वजह से अमेरिका की दूसरे विश्व युद्ध में लगभग एंट्री तय मानी जा रही थी, और वो दूसरे विश्व युद्ध में शामिल भी हो गया। और शामिल होने के बाद अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर दो दो न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराया था, जिस वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, लाखों जापानियों की मृत्यु हुई थी। तो यूक्रेन का जो ये हमला है, यूक्रेन ने जो रशिया के ऊपर हमला किया है, तो इस हमले को पर्ल हार्बर मोमेंट के तरह सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है। पर्ल हार्बर मोमेंट इसलिए क्योंकि उसमें भी उनके बहुत सारे हथियारों को नष्ट कर दिया गया था जापानियों के द्वारा। बिल्कुल उसी प्रकार से रूस के लगभग $9 बिलियन के हथियारों को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया, और वो भी बहुत ही कम खर्चे में। कहने का मतलब ये है कि अगर एक एस्टिमेशन हम लोग करें तो इट वाज अराउंड 50 लाख, 50 लाख, या कह सकते हैं कि 1 करोड़ से भी कम के खर्चे में यूक्रेन ने रूस के लगभग $9 बिलियन के हथियार को नष्ट कर दिया। इसलिए इस हमले को पर्ल हार्बर मोमेंट की तरह माना जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर अटैक के बाद ही अमेरिका जंग में कूदा था और जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया था। तो इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि रूस भी यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा। हालांकि डॉक्यूमेंट्री के जरिए पुतिन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हथियार से हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि अभी ऐसी नौबत नहीं आई है। ड्रोन अटैक होने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच 2 जून को सीज फायर पर बातचीत हुई। इसमें रूस ने बिना किसी शर्त के सीज फायर करने से इनकार कर दिया है। मीटिंग के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्री एनवरोविच ने बताया कि दोनों देशों के बीच घायल सैनिकों की अदला बदली पर सहमति बनी है। जून के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मीटिंग करवाने पर भी बातचीत की गई है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार की न्यूज़ हैं, अफवाहें हैं। हालांकि ट्रंप साहब को तो क्रेडिट लेने की आदत पड़ गई है। तो ये न्यूज़ थी, यानी कि सीज फायर के ऊपर बातचीत हो गई है। अब अगर आगे हम लोग और भी देखें तो उसमें हमें ये पता चल रहा है कि यूक्रेन के रूस के ऊपर इस हमले के बाद जो सीज फायर के ऊपर बातचीत हुई, इस सीज फायर में, यानी कि जो रूस यूक्रेन में दूसरे दौरे की शांति वार्ता 1 घंटे में ख़त्म हो गई थी, और जो कैदी हैं, जो प्रिजनर ऑफ वार हैं, उसके अदला बदली की
के ऊपर सहमति भी बनी थी। दोनों देशों ने 6,000 मृत सैनिकों के शव को लौटाने के ऊपर चर्चा हुई थी। दोनों पक्ष 6,000 मारे गए सैनिकों के शव वापस लौटाएंगे, इस तरह की बातचीत हुई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का कहना है कि वो सभी युद्धबंदियों को रिहाई और सभी दिव्यांग बच्चों और कैदियों की वापसी चाहते हैं। वहीं दूसरे तरफ रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख का कहना है कि इस समझौते के तहत गंभीर रूप से घायल और 18 से 25 साल के युवा सैनिकों की भी अदला बदली की जाएगी। ये वार्ता ऐसे वक्त में हो रही है जब कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन ने रूस के साइबेरिया में एक बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है। इस बारे में पूछे जाने पर रूसी प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि कल का इंतजार करिए। कल का इंतजार करिए यानी कि वेट फॉर टुमारो। व्हाट इज टुमारो? कल क्या है? कल का इंतजार। तो आशंका ये लगाई जा रही है कि कल का इंतजार करिए, इसका मतलब ये हुआ कि रूस पलटवार करने वाला है और बहुत ही घातक हो सकता है ये। बहुत बड़ा हमला हो सकता है ये यूक्रेनियों के ऊपर। तो हमें नहीं पता कि कितने लोगों की जानें जाएंगी। हालांकि इससे पहले दोनों देशों का एक डेलीगेशन 16 मई को इस्तांबुल में मिला था और तब भी दोनों देशों के बीच 2 घंटे बातचीत हुई थी और यूक्रेन के हमले में रूस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके बाद पलटवार करते हुए रूस ने यूक्रेन पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए मिलिट्री यूनिफॉर्म में पहुंचा है। यूक्रेन की तरफ से उनके रक्षा मंत्री और रूस की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन के करीबी वोलोदिमीर मेंडेस्की इस बातचीत में भाग लिया। 16 मई को इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच 4 पॉइंट के ऊपर बातचीत हुई थी। तो 4 पॉइंट्स के ऊपर रूस और यूक्रेन के बीच 16 मई को बातचीत हुई थी। तो ये 4 पॉइंट्स क्या था? पहला पॉइंट तो ये था कि कैदियों की अदला बदली करी जाएगी। दोनों देश लगभग 1,000 कैदियों की अदला बदली पर सहमति उन्होंने जताई थी, जिसके बाद दोनों ने कैदी रिहा किए। और दूसरी मतलब पहला तो हो गया कैदियों की अदला बदली, दूसरा था सीज फायर के ऊपर। यूक्रेन ने 30 दिन के सीज फायर की मांग करी थी, लेकिन रूस ने इसे स्वीकार नहीं किया। रूस ने शर्त रखी थी कि यूक्रेन को 4 इलाका, कौन सा 4 इलाका? तो इस युद्ध में रूस ने जो यूक्रेन के हिस्से के ऊपर कब्जा उन्होंने किया है, उनमें से ये 4 इलाका यानी कि डोनेस्क हो गया, लुहांस्क हो गया, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन, वहाँ से पूरी तरह से उन्हें पीछे हटने को कहा गया था। यानी कि इस शर्त में ये 4 इलाका जो है, इन 4 इलाकों से पूरी तरह पीछे हटना होगा, जिसमें लगभग 1,10,00,000 यूक्रेनी नागरिक रहते हैं, जिसे यूक्रेन ने अस्वीकार कर दिया था। तो दूसरा मुद्दा तो सीज फायर के ऊपर था और ये वाला मुद्दा जो है अधूरा रह गया था। तो दूसरा मुद्दा ये अधूरा रह गया, उसको अस्वीकार कर दिया गया। तीसरा था शांति समझौते के ऊपर। तो शांति समझौते में तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा था कि दोनों देश दोबारा मिलने को तैयार हैं, लेकिन कोई नई तारीख तय नहीं हुई है। रूस ने यूक्रेन को शांति समझौते का मसौदा देने की बात कही थी। और चौथा क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण को लेकर के हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा गारंटी और प्रतिबंधों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। रूस ने क्रीमिया और अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण की मांग की थी, जबकि यूक्रेन ने अपनी संप्रभुता की रक्षा पर जोर दिया था। तो ये भी मामला लगभग जो है वो ख़त्म ही हो गया, यानी कि इसके ऊपर भी बातचीत नहीं ही बन पाई। तो 4 पॉइंट्स के ऊपर बातचीत तो हुई थी, लेकिन पार्शियली हम लोग इनको कह सकते हैं कि उनको माना गया और बहुत सारे पॉइंट्स को तो नहीं ही माना गया। तो रूस के जो रक्षा मंत्रालय हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उसने मुरमांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवा, रायाजान और अमूर क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर एफपीवी यानी कि वही जो फर्स्ट पर्सन व्यू हैं, इन ड्रोनों से आतंकी हमला किया है। और मंत्रालय का कहना है कि इवानोवा, राइजान और अमूर क्षेत्रों के सैन्य एयरबेसों पर सभी आतंकी हमलों को नाकाम कर दिया गया था। और पहली बार
आधिकारिक रूप से ये पुष्टि की गई है कि कुछ ड्रोन हमले एयरबेस के बहुत पास से ही किए गए थे। रूसी अधिकारियों के मुताबिक मुर्मांस्क क्षेत्र के ओले ओलेनोगोर्स्क एयरबेस और इरकुत्स्क, जो कि साइबेरिया के स्त्रेदनी एयरबेस को ट्रेलर ट्रकों की मदद से पास के इलाकों से ड्रोन लॉन्च करके निशाना बनाया गया था। और इन निशानों में रूस को, यानी कि इन हमलों में रूस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। तो इसके ऊपर अभी बहुत सारे अपडेट आने बाकी हैं। कल का इंतज़ार कीजिए। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है? क्या रूस यूरोप के ऊपर हमला करने वाला है? क्या होगा? जस्ट वेट एंड वॉच। तो साथियों, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं, और साथ में टेलीग्राम चैनल है हमारा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्लास अगेन नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसके ऊपर आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार।